सुनो जी, मैं अब इस मुसीबत को और नहीं झेल सकती। कितनी बार कहा इसे घर से बाहर निकाल फेंको अब। हाँ हाँ डार्लिंग, तुम टेंशन ना लो, मैं इसे यहाँ से चलता करता हूँ। अंजना, अब तुम और यहाँ नहीं रह सकती हो। चल अब सामान की गठरी उठाओ और फिर निकल यहाँ से। लेकिन भैया मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? आखिर आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? तो तू क्या चाहती है, तेरे यहाँ रहने से हम दोनों में कलेश बना रहे? नहीं नहीं, मैं अब और अपने घर पर कलेश नहीं चाहता। चलो चलो निकलो यहाँ से। अब मनीष उसको चलता करता है। बेचारी अंजना रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अपने ही सगे भाई भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप पहले ही चले गए थे, अब भाई भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अंजना तो जैसे हिम्मत हार चुकी थी। वो वहीं पर सड़क पर बैठे बैठे रोती रहती है। रोते रोते उसे शाम हो जाती है और वो सोचती है, अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। इस तरह बेकार की जिंदगी जीने से अच्छा कि मैं नदी में डूब ही जाऊं। ऐसा सोचकर वो नदी किनारे चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो नदी के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। सोचा था तू मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। खैर, जब मेरे अपनों ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो बाकी सब क्या ही मेरा साथ देंगे। अब तो मेरे जीने का मतलब ही नहीं है। आ रही हूँ भगवान मैं तेरे पास। वहीं पास में एक पेड़ की छांव में मगन साधु उसकी ये बातें सुन लेता है और वो उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटी, तू क्यों इतनी परेशान है? फिर अंजना उसे सारी बात बताती है। अब आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, हालातों से लड़ना सीखो, उनसे भागना नहीं। एक जीवन पाने के लिए मनुष्यों को कितने कीड़े मकोड़ों की जिंदगी भोगनी पड़ती है, तब जाकर वो मनुष्य रूप में जन्म लेता है। और तू उसे यूं ही खत्म करना चाहती है। नहीं, ये गलत है। तो आप ही बताइए बाबा, मैं कहाँ रहूंगी और करूंगी क्या? कैसे अपना पेट पालूंगी? बेटी, इंसान को सर ढकने के लिए बस एक छत चाहिए होती है, फिर वो चाहे पक्की सीमेंट की हो या फिर एक झोपड़ी की। मैं तेरे लिए यहीं पास में एक कुटिया बना देता हूँ, तो उसी में रहना। और कुछ दिन तक के लिए मेरे पास ये थोड़ा अनाज है, इससे तेरा गुजारा चल जाएगा। तब तक तू खुद के किसी काम के बारे में सोच लेना। अब अंजना को साधु बाबा की बात ठीक लगती है। इसके बाद साधु बाबा उसके लिए कुटिया बना देते हैं जिसमें वो रहने लगती है। साथ ही उसमें एक मिट्टी का चूल्हा भी बना देते हैं जिस पर अंजना खाना बना लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब वो साधु बाबा भी वहीं पास ही एक कुटिया बनाकर रहते थे। फिर एक रोज संजना गांव के बाजार गई थी, लेकिन चलते चलते उसे अब भूख लगने लगी। ओफो, कितनी जोरों की भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। वो यहाँ वहाँ कुछ खाने के लिए कोई ठेला देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक ठेले पर जाती है। वो उस ठेले पर जाती है। भैया जी, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या पराठा खाने को मिल सकता है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने क्या यहाँ पर लंगर खोला हुआ है जो मुफ्त में दे दूं? ठेले वाला उसे डांट देता है। तभी एक ग्राहक को उस पर दया आ जाती है। अरे भैया, उसे भूख लगी है तो एक पराठा दे दो, उसके पैसे मैं दे दूंगी। उस औरत के कहने पर वो उसे पराठा दे देता है। अंजना जब वो पराठा खाती है तो वो उसे कुछ खास नहीं लगता, लेकिन उसे भूख जोरों की लगी थी इसलिए वो पराठा खा लेती है। उस औरत को धन्यवाद देकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते भर एक ही बात सोचती है। उस ठेले वाले का पराठा तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर कितनी भीड़ थी। उससे अच्छा खाना तो मैं ही बना लेती हूँ। अगर मैं भी ऐसा कोई काम खोल लूँ तो क्या पता अच्छी कमाई हो जाए। यही सोचते हुए अब अंजना कुटिया में आ जाती है और उस शाम को वो आकर पराठा बनाती है और सबसे पहले साधु बाबा को जाकर देखती है जो उसकी कुटिया से थोड़ी दूर पर ही एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। बाबा, ये खाकर बताइए ये खाना कैसा बना है? साधु बाबा ने जैसे ही उसके हाथ का बना पराठा खाया तो खुश हो गए। वाह अंजना बेटी, तुम्हारे हाथों में तो मानो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। इतने अच्छे पराठे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। सच में बाबा? वैसे बाबा जी, मैं सब्जी रोटी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बाबा जी, मैं सोच रही हूँ अगर मैं खुद का खाने का ढाबा खोल लूँ तो कैसा रहेगा? कम से कम कमाई का कोई जरिया तो होगा। और मैंने देखा कि इस गांव में उस एक ठेले वाले के अलावा और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विचार तो तुम्हारा अच्छा है बेटी, लेकिन तभी वो उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी? बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं ये काम शुरू कहाँ करूँगी, और इसको शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। ढाबे के लिए इस बरगद के पेड़ की छांव से बेहतर जगह तो कोई और हो नहीं सकती। तुम इस बरगद के पेड़ के नीचे ही खुद का एक ढाबा शुरू करो, गांव का ढाबा के नाम से। और इस काम को शुरू करने के लिए तुम्हें जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं भरवा दूंगा। ये सुनकर अंजना खुश हो जाती है और अगले ही दिन वो बांस की कुछ कुर्सियां और टेबल बनाकर तैयार कर लेती है। साथ ही साधु महाराज जरूरत का सामान भरवा देते हैं और फिर अगले दिन से ही वो उस बरगद के पेड़ के नीचे गांव का ढाबा के नाम से अपना काम शुरू कर देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ से गुजरने वाले लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं। अरे वाह, पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में और इस ठंडी नदी किनारे पर इस ढाबे में कितना सुकून आ रहा है। बहन, क्या क्या खाने में?
आलू गोभी के पराठे रायते के साथ, दाल मखनी और रोटी। ठीक है, तो मेरे लिए आलू के पराठे रायते के साथ ले आओ। अब वो जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म पराठे लगाती है। राहक जैसे ही वो पराठे खाता है वो खुश हो जाता है और अब वो जाकर गांव के और लोगों को भी बताता है। भाई क्या स्वाद है, उस बहन के हाथों में भाई मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी खाकर देखो। क्या सच में? पहले तो हमें कभी ढाबा के खाना खाने का मन करता था तो वो तभी संभव हो पाता था जब हम शहर जाते थे, लेकिन अब अपने गांव में भी खाने को मिल जाएगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। अब गांव के और भी लोग उसके पास आते हैं और उसके ढाबे का बना हुआ खाना खाने लगते हैं। उन सबको भी वो बड़ा पसंद आता है और अब कुछ ही दिनों में उसका ढाबा और भी अच्छा चलने लगता है। अब वो और भी तरह का खाना ढाबे पर बेचने लगती है। वाह बेटी, तुमने तो कम दिनों में ही बड़ी तरक्की कर ली। ये सब आपके कारण ही तो पॉसिबल हो पाया बाबा जी, नहीं तो मुझे अकेले में इतनी हिम्मत कहाँ थी। धीरे धीरे उसकी कामयाबी की बात अब उसके भाई और भाभी को भी पता चलती है। सुना है वो बड़ी कमाई कर रही है, अब हमें उसे घर ले आना चाहिए ताकि उसके पैसे हम हथिया सके। तुम ठीक कहती हो, चलो अभी उसके पास चलते हैं। वो दोनों मिलकर अंजना के उस ढाबे पर जाते हैं। हमें माफ कर दे बहन, वो उस रोज तेरी भाभी की बातों में आकर मैंने तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से तुम इस कुटिया में नहीं बल्कि अपने घर चलकर रहोगी। हाँ अंजना, मुझसे भी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। चलो ना, अब चलकर हमारे साथ हमारे घर में रहो। अगर आप दोनों को सच में एहसास होता ना तो मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन आप दोनों यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि अब मैं कमाने लगी हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे लालची लोगों के साथ जाने का। मैं यहीं खुश हूँ। अब वो दोनों बुरा समूह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद अंजना खुद का बड़ा पक्का घर बना लेती है, साथ ही अपने उस बरगद के नीचे बने अपने ढाबे को खुशी खुशी चलाती। रोशनी रसोई में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है। हे राम, इस लड़की ने सारी सब्जी जला दी। मैंने इसे गैस बंद करने भेजा था और इस लड़की को देखो वीडियो कॉल पर बात करने की पड़ी है। ओह सॉरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। ध्यान देगी भी कैसे, सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के बेटे अर्जुन पर रहता है। अरे 24 साल की हो गई लेकिन तुझे अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती, फिर ससुराल में जाकर खाना कैसे बनाएगी। रोशनी अपने पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी लेकिन रोशनी को खाना तक बनाना नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ काफी परेशान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी भाभी के बनाए हुए खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता रहता। ओफो, ये क्या भाभी, आज फिर से आपने इतनी पतली दाल बना दी, इसमें इतना पानी डाल दिया। अगर ऐसा ही है ना देवर जी तो अब ब्याह करके अपने लिए कोई बीवी ले आओ, वही आकर बनाएगी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। सुमन गुस्से में अंदर चली जाती है। ओफो अर्जुन, तू अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाता ना, बेचारी को बेकार में ही सुना दिया। और ठीक ही कह रही है वो, अगर तुझे अच्छा खाना खाना है ना तो शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माँ, लड़की मैंने देख ली है, यहाँ 4 घर छोड़कर ही रहती है। वो अपनी उर्मिला आंटी की बेटी है ना, रोशनी। हे भगवान, तुझे वही आवारा लड़की पसंद आई, जब देखो तब तो वो बाहर घूमने जाती रहती है, तो फिर घर कब संभालेगी। माँ आप जैसा सोच रही है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी शादी उससे करवा दो, और उससे नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। फिर क्या था, सुमित्रा देवी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो रोशनी से उसकी शादी करवा देती है और ब्याह कर रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जिसमें उसे हलवा बनाना होता है, तो वो कलाई में दर्द का बहाना बनाकर हलवा अपनी जेठानी से बनवा लेती है। इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म तो निकल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोशनी घबरा रही थी। हे भगवान, मैं घर का बाकी सारा काम देख लूंगी, बस कोई मुझे खाना बनाने के लिए ना कहे बस। एक रोज उसकी जेठानी, रोशनी चलो जाओ रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आते ही होंगे। अच्छा तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ, चलो इसी बहाने मुझे भी आज रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ये कहकर रोशनी की जेठानी सुमन वहाँ से चली जाती है। रोशनी रसोई में जाती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो घबरा कर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी तुझे कहती थी सीख ले, लेकिन तू मेरी सुनती ही कहाँ थी। माँ, मुझे डर लग रहा है और तुम होगी मुझे अभी भी ताने देने में लगी हो। अच्छा चल, अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, मैं ही कुछ देर में खाना बनाकर तेरे घर के पीछे आती हूँ, तू रसोई की खिड़की से खाना पकड़ लेना। कुछ देर बाद उर्मिला खाना बनाकर ले जाती है और रसोई की खिड़की से रोशनी को पकड़ा देती है। ओह थैंक यू सो मच माँ, तुसी ग्रेट हो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अच्छा चल, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रोशनी सबको खाना बनाकर परोसती है तो इतना टेस्टी खाना खाकर उसकी सास उसकी खूब तारीफ करती है।
बिल्कुल ठीक कहता था तू अर्जुन। रोशनी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, नहीं तो बड़ी बहू से तो आज तक इतना अच्छा खाना नहीं बना। बड़े ही अजीब है मेरे ससुराल वाले, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। आज तक इतने सालों से मैं इन्हें बनाकर खिला रही हूँ तो मेरी तारीफ तो एक बार भी नहीं की। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज से सुबह शाम की रसोई रोशनी संभाल लेगी और खाना वही बना देगी और घर के बाकी काम सुमन देख लेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। वैसे भी अब घर में दो दो बहुएं हो गई हैं तो वो अच्छे से सब संभाल लेंगी। छोटी बहू तू कल से रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू घर के बाकी सब काम करेगी। अपनी सास के ये फरमान सुनकर तो रोशनी हैरान ही रह जाती है। फिर रात को वो अपने कमरे में बैठकर सारी सच्चाई अपने पति को बता देती है। यही सच है अर्जुन, वो सब खाना तो माँ ने बनाकर भेजा था। सच तो ये मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, लेकिन मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना बनाऊंगी कैसे। ओह गॉड रोशनी, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो सीधे सीधे कह देती, लेकिन अब इस तरह तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो घर में सबसे तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या ही करूं? हाँ आइडिया, मैं माँ को सब सच बता देता हूँ, वो अपने आप तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा करके आप सारा भांडा फोड़ दो। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीख जाती ना तब तक मैं माँ से खाना मंगवा लिया करूंगी। अब तो ये रोज का ही हो गया। वो रोजाना ही अपने पति को कहकर चुपके से अपने माँ के घर से खाना मंगवा लेती और सबको बिना कुछ बताए वो खाना परोसती। इस तरह सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। अब तो रोशनी को पका पकाए खाना मिल जाता तो वो सीखने की भी मेहनत नहीं करती। ऊपर से पड़ोस में मायका होने के कारण वो जब मर्जी उठकर वहां चली जाती। ऐसे ही सब चल रहा था। एक रोज घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जेठानी उससे कहती है, रोशनी मैं जल्दी से बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। जी ठीक है भाभी। सुमन सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। उधर रोशनी लगातार अपनी माँ को फोन करे जा रही थी, लेकिन तबियत खराब होने के कारण वो सोई हुई होती है और रोशनी का फोन नहीं देख पाती। कुछ देर बाद सुमन बाजार से लौट आती है। क्या बात है रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? रोशनी काफी घबरा जाती है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी सिवाय इस करेले के। अब मेहमानों को करेले थोड़ी ना खिलाएंगे, इसीलिए मैं आपके आने का मेरा मतलब इस सब्जियों का इंतजार कर रही थी। आप जाइए, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन सुमन को उस पर शक होता है और वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है। वो देखती है कि रोशनी लगातार फोन पर फोन मिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ उठा लेती है। अरे यार माँ कहाँ चली गई थी? पता है तब से कितने फोन कर रही थी। अच्छा अब जल्दी से ना कुछ अच्छा खाना बनाकर पकड़ा दो। वो क्या है ना, आज घर पर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बना कर ले आती हूँ। लेकिन सुमन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद रोशनी की माँ रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ा कर जाती है। ओह तो ये सारा माजरा है। देवरानी जी अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना हमें झूठ बोलकर खिलाती रही। अब इसका भांडा तो मुझे फोड़ना ही होगा। उस वक्त तो सुमन किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वो जानबूझकर अपनी सास को रसोई में बुला कर लाती है। माँ जी आप लोग बहुत ही अच्छे राजमा बनाते हो, आप हमें भी वो रेसिपी बता दो ना। आज रात के लिए हम राजमा चावल बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, तुम बनाती जाओ। ओह नो, अब ये दोनों रसोई में ही खड़ी रहेंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे छोटी बहू किस सोच में पड़ गई, चल चावल पकाने रख दे एक तरफ। रोशनी घबरा जाती है और फिर वो कुकर की जगह कढ़ाई निकालती है और उसमें कच्चे चावल बिना पानी के ही पकने को रख देती है। अरे ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह क्यों खाना बना रही हो? फिर वो रोने लग जाती है और अपनी सास को सब सच बता देती है। माँ जी मैं तो ये खाना अपने पड़ोस के मायके से अपनी माँ से मंगवाती थी। सच तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। देखा माँ जी, आप जिसकी इतनी तारीफ करते थे उसे तो ठीक से गैस तक जलाना नहीं आता। इसने अपने पड़ोस के मायके का खूब फायदा उठाया है अपनी माँ से खाना मंगवा कर। और आप हो कि आप तो बस मुझे ही ताने देते रहते थे। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, तू चुप कर, जब तेरी शादी हुई थी तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था? तूने भी तो बाद में अपने मायके जा जाकर ही धीरे धीरे सीखा था। और रोशनी बहू इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाती हैं।